الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الجنة والناस صدق الله العظيم। वर्कर्स जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में होती हैं और उनको अच्छा रोज़गार भी मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बहुत अच्छी टेक्सटाइल्स भी हैं और फूड इंडस्ट्री की फार्मास्यूटिकल जिसमें बड़े नाम हैं, लकी टेक्सटाइल है, अफरोज़ टेक्सटाइल है, मल्टीनेशनल ब्यूरो है, फार्मास्यूटिकल में दामफा फार्मास्यूटिकल है, अफरोज़ है, फूड में यूनाइटेड फूड, मेडको राइस वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के राइस में, लोटे कॉन्सन। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी अच्छे खासे लोग, अच्छी कंपनीज जो कि अच्छा फॉरेन एक्सचेंज इकॉनमी में अपना लेके आती है। सर इसमें एसोसिएशन हमेशा एक ब्रिज का काम करती रही है, जो भी हुकूमत और दूसरे इदारे हैं उनके दरमियान, ताकि इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा बेनिफिशियल कोई पार्ट मिल सके और एक अच्छा लाइसेंस रहे उनके दरमियान। कुछ इस वक्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो आपके सामने ही है, पूरे मुल्क की, बिलखुसूस जो एसएमईज़ हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं वो मेरे ख्याल है कोई ढके छुपे नहीं हैं, सबको पता है। तो उस सिलसिले में भी कुछ आपसे रहनुमाई चाहेंगे, कुछ हमारी सजेशंस हैं, कुछ मसाइल हैं, वो भी अभी आपको गुज़ार करते हैं। एक सजेशन हमारी बहुत मतलब तकरीबन सारी टाउन एसोसिएशंस की रही है कि अभी रिसेंटली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें यूनुस ज़ादा साहब थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रिवाइव की थी कि मंथली इंडस्ट्रियल लाइसेंस कमेटी एक बना दी थी जिसमें टाउन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे और तमाम इदारे वहाँ पे सीपा, लेबर और दीगर जितने भी आपके सोशल सिक्योरिटी, इवन की एसएसजीसी, सब लोग वहाँ होते थे। तो उनमें मसाइल जो सामने आते थे उनका फिर फौर अदाला किया जाता था या कोई अच्छी सॉल्यूशन तजवीज़ कर दिया जाता था और फिर उसके फॉलोअप्स भी होते थे। तो वो 3 मीटिंग वहाँ पे हुई थी और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो एक तो आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके दौर में भी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाए तो इंडस्ट्री बहुत क्लोज लाइजन में रहेगी और हर चीज़ आप अप टू डेट रहेंगे मंथली बेस पे। इस वक्त सर 2-3 मसाइल ऐसे हैं जो यूटिलिटीज़ के मसाइल आपके सामने ही हैं कि जो एग्जॉर्बिडेंट किस्म की प्राइस इंक्रीज है और एसएसजीसी की तरफ से भी, के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी, वो इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल में एक क्वेश्चन मार्क इस वक्त बना हुआ है। दूसरा एक इंडस्ट्रीज को इस वक्त जो सबसे बड़ा एक समझिए कि हिंड्रेंस आ रही है वो सीपा की तरफ से आ रही है। जो लास्ट कुछ इंडस्ट्रियलाइजिंग मीटिंग्स हुई थी यूनुस ज़ादा के दौर में, तो उन्होंने इस चीज़ पे कहा था कि जी जो वेट प्रोसेसेस हैं तो उसको तो हम बिल्कुल देखेंगे, लेकिन जो ड्राई प्रोसेसेस हैं उनको उन्होंने कहा था कि तंग ना किया जाए और कोई अनड्यू इस तरह का उनके पास नोटिस ना आ जाए। लेकिन वो चीज़ हम देख रहे हैं कि अब उनके जाने के बाद से दोबारा स्टार्ट हो गई है और इंडस्ट्रीज बहुत परेशान है। दूसरा एक स्टैम्प ड्यूटी का नोटिस बहुत सर्व होना शुरू हो गए। पहले कुछ 1-2 ब्लॉक्स में सर्व हुए थे, लेकिन अब वो तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज को सर्व हो गए। अब स्टैम्प ड्यूटी देखिए इस वक्त तो पेमेंटें आपको इल्म है कि आरटीजीएस के थ्रू चली जाती हैं। अब वो स्टैम्प ड्यूटी का तो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, वो पुराना एक्ट है, लेकिन उस पर भी तंग किया जाता है। तो इसी तरह जो सोशल सिक्योरिटी और ईओपीआई के कुछ मसाइल हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इसमें अगर कोई आप रेमेडियल एक्शंस लेते हुए फिल फॉर कोई कमेटी फॉर्म कर दें और अपनी सरबराही में एक मंथली या कोई भी जो आप मुनासिब समझते हो पीरियड तय कर लें और ये सब लोग वहाँ पे मौजूद हों और टाउन एसोसिएशन हो, चैम्बर हो, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से आएगा। बाद में आप कुछ कहना चाहेंगे? बाद में हमारे फाइट के सीईओ हैं जो यहाँ के डीएमसी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग करते हैं, तो ओवर टू बाबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जहाँ विक्रमुल्लाह खारिजी साहब माशाल्लाह आपका सेकंड टेन्योर है ये, और आप पहले भी इंडस्ट्री को देखते रहे हैं। अब असल इशू है कि कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं जो डे टू डे इश्यूज हैं और जो क्रिएट किए जाते हैं या क्रिएट होता है या इसको सोल्यूशन नहीं है। तो आपको रज़ा साहब ने बता दिए कि आप उन पर देखें कि जो सीमा के इश्यूज हैं, सीमा के इश्यूज में एक बड़ा अहम इशू है जिसका असल में हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को नोटिस दे के तंग किया जाए, या हम एफ्लुएंट को ट्रीट करना चाहते हैं। हम प्रॉपर चाहते हैं कि एफ्लुएंट ट्रीट हो, हम अपने समंदरों को पोल्यूट ना करें, हम आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा शहर बना के दें। तो दोनों दोनों पर्पज़ अलग अलग है। अगर आप ये चाहते हैं तो इस वक्त जो स्टडी के बाद जो हल ढूंढा गया था इसका एनवायरनमेंट कंट्रोल का या पोल्यूशन कंट्रोल का या लिक्विड जो वेस्ट है उसको कंट्रोल का, तो वो था CETP, कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो मतलब पिछले 20-25 साल से मेरा ख्याल है ये कमी मुल्कों में होता होगा, एक प्रोजेक्ट 20 साल चलता हो उसके बाद वो ना मुकम्मल रहे या शुरू भी ना हो या उसको कोई तवज्जो ना हो। असल तो देखिए जो भी कहते हैं सीपा से रिलेटेड इशूज़ हैं उसका हल जो है कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। आप तमाम इंडस्ट्रीज में कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, उसकी तवज्जो दें, उससे गवर्नमेंट बात करें उस, क्योंकि उसके बजट पे पैसे भी दो 3 बार रखे जा चुके हैं और अब ज़ाहिर है वो बजट ऊपर चले जाते हैं। हर नई गवर्नमेंट आती है फेडरल, या उसको आगे बढ़ा देती है या उसको किसी भी वजह से जो कहते हैं वो डिस्कशन में चला जाता है। तो अगर आप तो एनवायरनमेंट का मसला हल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाक़तन नोटिस से, तो आप देखिए कि ये इंडस्ट्री एरिया जो है, ज़ाहिर है कि कराची की आबादी जब 60-70 लाख थी तो अभी यही इंडस्ट्री एरिया थे, 3.5 करोड़ है तब भी यही इंडस्ट्री एरिया है। तो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री तो बढ़े नहीं है, तो इंडस्ट्री बढ़े नहीं है तो जगह भी नहीं है, तो लोग जो 5 एकड़ के प्लॉट थे वो 1 एकड़ में तकसीम हुए, 1 एकड़ से फिर वो हज़ार गज में, फिर 500 गज में तकसीम हो गए। तो अब इंडस्ट्री एज ए कोई इंडिविजुअल तो लगा सकते हैं मगर कलेक्टिवली या हर इंडस्ट्री जो कहते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकती, इनका जगह ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया नए बने नहीं है तो ये ज़मीन महंगी हो गई है, वो भी एक ट्रेडिंग का जरिया बन गई है। एक ज़मीन इतनी महंगी है कि आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक एवरेज जगह जो है कहते हैं आपको चाहिए वो तकरीबन छोटी धरती को भी 1000 गज के करीब जगह चाहिए होती है। अब 1000 गज की जगह तो अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास। तो इसका मतलब इसका हल जो निकाला गया था बहुत सोच समझ के स्टडी करके वो कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था। तो वो हर बदकिस्मती से हर गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ा देती है या उस पर बेतवज्जही होती है। अब क्योंकि आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो इंडस्ट्री का एक मेजर इशू है, इस पर मेरा ख्याल है हमारी तरफ से आपसे दरख्वास्त है कि इसको रीइनिशिएट करें और इस जो है प्रोजेक्ट को लेके चलें, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है। वरना ये नोटिस आते रहेंगे, कोई हुकूमत फ्रेंडली होगी इंडस्ट्री से, वो नोटिस रुकवाती रहेगी, मसला हल नहीं होगा। मसला तो अपनी जगह रहेगी, एफ्लुएंट इसी तरह जो कहते हैं वेस्ट जो है समंदरों में जाता रहेगा, उसका कोई हल तो निकलेगा नहीं। ये आज 50 साल भी ये करते रहेंगे, 50 साल भी नोटिस देते रहेंगे तो 50 साल भी मसला हल नहीं होगा। वजह यह है कि लोगों के पास जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं होगी तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बनेंगे नहीं। बस फिर क्या होगा कि इदारे जो है कहते हैं वो एक दूसरे से मुक्का करके और जो है रास्ते निकालते रहेंगे और ये चलता रहेगा जैसे पिछले 40 से 50 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो उसको खुदा के वास्ते हम लोगों को चाहिए कि अब इस शहर को मतलब ये तबाही की तरफ है, मतलब अब इसमें रह क्या गया है, तो इसको जो चीज़ें हम सही कर सकते हैं, इदारे जो चीज़ें हो सकती है उसको करें। तो ये एक तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मसला है। दूसरी मसला ये है कि मैंने आपसे कहा कि 3.5 करोड़ की आबादी इस शहर की तकरीबन हो चुकी है और लोग इसमें रोज़ इन्फ्लक्स होता है, अच्छी बात है, मगर इसके हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हुए। आपका थावेजी का एक प्रोजेक्ट था वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। जब तक सस्ती ज़मीन लोगों को नहीं मिलेगी, यहाँ से देखें पंजाब में आप देखें गुजरांवाला, सियालकोट सब इंडस्ट्रियल शहर बनते चले गए, गुजरात। सिंध में ये हाल नहीं है, सिंध में ज़मीनें मौजूद हैं, सिंध में हमारी अदम तवज्जोही की वजह से हमारे पास इस तरह इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही है, इस तरह इंडस्ट्रियल लेबर भी ग्रो नहीं हो रही है। तो इस तरह बेरोजगारी का मसला भी नहीं हो रहा, सारा बोझ इस शहर में आ जाता है और वो शहर भी नाकाफी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हमें चाहिए कि नए इंडस्ट्री एरिया इस शहर में डेवलप करें। इस शहर के साथ पूरे सिंध में एक बेल्ट बननी चाहिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट, ताकि इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप हो, सस्ती ज़मीन लोगों को अवेलेबल हो,
एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बड़ी रिक्वायरमेंट है सिंध में, वो हमें देखना चाहिए क्योंकि आप सूबे के हैं तो आपके लिए सब उसमें आता है। फिर कराची में जो इस वक्त गढ़ है इंडस्ट्री का, इस वक्त आप यकीन करें हम में से बहुत से लोग हैं, मुझ समेत, हम अपनी इंडस्ट्री पंजाब शिफ्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी है कि हम ग्रोथ नहीं कर सकते। हमारे आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कराची में पिछले 20 साल में देख लीजिए कितने परसेंट आबादी बढ़ी और कितने परसेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। उस हिसाब से आप लगाइएगा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली ये तो जो ग्रोथ हुई है ना, ये छोटी सी एक नेचुरल ग्रोथ है, कुछ भी ना करें तब भी होगी। मगर जो कैटलिस्ट के तौर पे आप लोग काम कर सकते हैं इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दे दें, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, क्लस्टर करा दें, छोटी छोटी इंडस्ट्री क्लस्टर होने चाहिए, 500 गज की इंडस्ट्री के अलग क्लस्टर होने चाहिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के, इसके जिसका जैसा एफिलिएंट निकलता है उसके हिसाब से उसके क्लस्टर बनने चाहिए, ताकि जो है छोटे छोटे लोगों को सस्ती ज़मीन मिले, आगे लोगों को काम कर सकें, रोज़गार। मेरे पूरे मुल्क के लोग यहाँ आ रहे हैं, सबको रोज़गार मिलना चाहिए और यही कल्चर को आप पूरे सिंध तक ले जा सकते हैं। हर जगह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है, जहाँ पानी अवेलेबल है वहाँ पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जा सकती है। तो इसको हमें देखना चाहिए क्योंकि ये हमारा सूबा है और हमारा पूरा यानी कि एक मुल्क का सबसे वो सूबा है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। और उसका एक वजह ये कि हमारा पोर्ट भी है, उसका भी एक हमें इम्पैक्ट मिलता है। मगर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए वो जो कहते हैं यहाँ पर नहीं हो पा रही, ना हो पाएगी जो हालात हैं। तो इसके लिए दरख्वास्त है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, इस पर इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंस्टीट्यूशंस को आप ऑन बोर्ड लें, इनके साथ डिस्कशन करें कैसे किया जा सकता है। हमारे गारमेंट सिटी का एक अब देखिए टेक्सटाइल जो है इस मुल्क की जो कहते हैं एक सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जरिया है। वो मुस्तकिल डिके की तरफ है क्योंकि लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो जिससे ग्रोथ कर सकें। चाइना से मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ, चाइना से बायर जो है भाग रहे हैं, चाइना से बायर जो कहते हैं निकल रहे हैं पूरी। मैं अभी भी बिजनेस ट्रिप से आया हूँ, हर जगह उनका ये है कि वी वांट टू पुट आउट फ्रॉम चाइना, वी वांट टू पुट आउट फ्रॉम चाइना। मगर और वो पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, मगर जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान का हाल ये है। मैं 2 कॉन्फ्रेंस में गया, एक इनोवेटिव फोरम की, एक अकॉर्ड की। वहाँ पर कोई मतलब हर कॉन्फ्रेंस में 30-40 बड़े रिनाउंड कस्टमर्स हैं, बायर्स थे, जिन्होंने कहा कि वी वांट टू पुल आउट फ्रॉम चाइना एंड वी वांट टू ग्रो पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज अ चेन, कंप्लीट चेन ऑफ मटेरियल। मगर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब वो क्या है कि उसका नतीजा, उसका फायदा बांग्लादेश और इंडिया उठा रहे हैं। अभी परसों इंडिया की कहते हैं जो गारमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बड़ी इनकी जो कहते हैं एसोसिएशन है, उसने कहा कि वी आर गोइंग ऑल आउट टू मार्केट इंडिया, ठीक है। और हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया में बहुत से सूबों में आप जब नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो एक तो वहाँ ज़मीन सस्ती देती है, बिजली सस्ती है। बिजली अभी बांग्लादेश और इंडिया हमसे 3 गुना बिजली सस्ती है, हम 3 गुना बिजली महंगी डॉलर टर्म में 3 गुना हम महंगी बिजली पे काम कर रहे हैं और 2 से 2.5 गुना महंगी गैस पे काम कर रहे हैं। तो जब हम ये वैसे हम जो कहते हैं मतलब हमारे जो जहाँ हमें कम्पीट करना चाहिए वो यूटिलिटी हमारी महंगी है, उसके बावजूद पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बाहर आते हैं, आना चाहते हैं, मगर हम जो कहते हैं उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब देखिए बांग्लादेश में इतने अरसे में ग्रो हुआ है बांग्लादेश। हम देखते देखते जब हमने काम शुरू किया था तो बांग्लादेश में स्क्रीन प्रिंटिंग की एक फैक्ट्री नहीं थी। बांग्लादेश वाले यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग सीखने आए थे, बेसिक स्क्रीन प्रिंटिंग। कपड़ा यहाँ से जाया करता था, ठीक है। मैं खुद उस वक्त कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, बटन, कपड़ा, पॉलीबैग सब यहाँ से जाया करती थी। आज बांग्लादेश $45 बिलियन की एक्सपोर्ट में पहुँच गया। वजह ये थी कि वहाँ पर लोगों को अमन अमान मिला। बाहर जाता है, वहाँ पर रक्शे में घूमता है, उसको ये खौफ नहीं होता। यहाँ पर बाहर सबसे बड़ा खौफ है कि हम जो है कराची या पाकिस्तान में आएंगे तो कुछ ना कोई हादसा हो जाएगा, कोई चाइनीज़ जैसा हादसा हो जाएगा, कोई जैपनीज जैसा हादसा हो जाएगा, कोई डकैती हो जाएगी, तो बाहर आना ही छोड़ दिया। बांग्लादेश ग्रोथ की एक वजह यह है कि वहाँ पर लोगों को ये खौफ नहीं है कि हम जब जाएंगे तो कोई ऐसा मसला हमारे साथ होगा। हमारे साथ तो मुख्तलिफ मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग मसला है, फिर जो हमारे आसान काम है वो रेड टेपिज्म की वजह से नहीं हो पाते हैं। मिसाल के तौर पर HBC के इशूज़ हैं। यहाँ पर अगर किसी को फैक्ट्री बनानी है तो परमिशन लेने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। क्या 2-2 साल फैक्ट्री इंडस्ट्री जो कहते हैं वेट कर सकती है? उसके बाद भी वो काम बगैर किसी मकसद ज़ाहिर है वो उसके नहीं होता। तो ये सब काम जो है देखिए आप
इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपने एक जिम्मेदारी उठाई है, एज अ मिनिस्टर आपको दी गई है जिम्मेदारी माशाल्लाह। तो अब ये चीज़ें जो हैं आपके परव्यू में आती हैं, इस पे मेरा ख्याल है तवज्जो चाहिए और इसमें एक ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल फोरम बनाएं जिसमें मेरे ख्याल है हम जो भी कहते हैं बिजनेस लीडर्स हैं जनरल, उनके साथ बैठ के मीटिंग करें कि कैसे इस शहर को ग्रो करना है, उसके बाद इस सूबे को कैसे इंडस्ट्रियल जो कहते हैं हब के तौर पर ग्रो करना है। मतलब आपके जो तमाम जो कहते हैं जो कराची से नज़दीक शहर हैं और जो कहते हैं उससे आगे चलते चले जाएं तो आपके पास जो है मिनी और कहते हैं मेगा इंडस्ट्री सब बन सकती हैं। तो इसके पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे जो अहम बात मैंने आपसे कही कि सीपा का जो इशू है वो कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को बनाए बगैर कभी हल नहीं होगा। आप हमारे साथ ये मेहरबानी कर सकते हैं कि आप उन्हें नोटिस कम करा दें, उनको या तो रुकवा दें, उनको कुछ अरसे के लिए वो पीछे चले जाए, मगर वो मसला तो हल नहीं होगा, मसला तो अपनी जगह कायम रहेगा। तो सबसे जो तवज्जो मेरा ख्याल है कि जो है इस पर देनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक मसला है कि हमें एक दफ़ा फंड मिला, हमने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अब तक चल रहा है, मगर उसके बाद फिर वो फंड जो है दोबारा नहीं मिला। और वो अब ज़ाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्योंकि इतनी हैवी ट्रैफिक और इतना जो होता है हैवी लोड चल रहा होता है मुस्तकिल, तो डिटोरेट हो रहा है मुस्तकिल, तो उसके बाद उसको रिपेयर करने का और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मसला है। दूसरी बात ये कि जो अलाइड रोड्स हैं, मिसाल के तौर पर ये मेन रोड्स हैं, ये हमारे अंडर में नहीं आती है। ये एक रोड जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रिया से शफीक मोड़ तक आती है, ये 2 जगह से डैमेज है, उसको 2 साल से 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे साफी हजरात जो यहाँ से गुजरते होंगे उन्होंने देखा होगा 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि आधा किलोमीटर के पैच डैमेज पड़े हुए हैं, 2.5-3 साल हो चुके हैं और वो रिपेयर नहीं होते। और रोज़ तकरीबन मतलब शाम के टाइम पे आधा पौन घंटे 1 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है उसकी वजह से। फिर दूसरी बात ये कि शहर में कोई मैनेजमेंट नहीं है, ट्रैफिक जो है उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पुलिस की भी मैनेजमेंट नहीं है, तो ये भी ज़ाहिर है कि उसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी तकालीफ है। इन सब चीज़ों को मेरा ख्याल है आप अपने परवी में लेके इस पर काम कर सकते हैं। अपनी जो इदारे अलाइड इदारे हैं उन पर आप बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को एटलीस्ट कम्यूटेबल बनाया जाए, उसके अलाइड रोड्स को सही किया जाए। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ दूसरी वजारतें हैं उनके साथ बैठ के हम मीटिंग कॉल कर सकते हैं और आप चाहेंगे तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया और भाई। मिनिस्टर, एक चीज़ मैं और गुज़ार करना चाहूँगा। बाबा भाई ने भी कहा कि जी यहाँ से इंडस्ट्री पंजाब शुरू हो रही है और कुछ नए इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए या इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाएंगी। देखिए अब जगह तो सिंध में अपेरेंटली नहीं है, या तो कोर्ट कासिम के बाद ही जाएंगे या धावेजी जाएंगे, और वहाँ तक जाने का जो कम्यूटिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिलखुसूस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं एक सजेशन ये है ज़रा उस पर थोड़ा सा कुछ वर्किंग करें कि एक अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए, जिस तरह हमने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस एक ज़माने में बनाया था, तो इसी तरह कुछ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिसमें कुछ सॉफ्ट लोन्स मिलें। देखिए इस वक्त हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लैंड मौजूद है, जिसमें साइड सुपर हाईवे मौजूद है, नूरियाबाद मौजूद है, डिप का एरिया जो करंगी में है, और करंगी के बहुत सारे एरिया इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि खाली पड़े में डेजर्टेड लुक देते हैं। ये 20-30% इनकी ऑक्यूपेंसी है। तो अगर कोई आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आ जाए कि भाई जिसका भी प्लॉट है उसको हम सॉफ्ट लोन्स देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त कंस्ट्रक्शन इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट हो गई है कि लोग मुल्क की हालात और इकोनॉमिकल सिचुएशन देखते हुए कोई कंस्ट्रक्शन का सोचता नहीं है। अगर किसी के पास प्लॉट पड़ा भी है और उसको 30 करोड़ रुपए लगाने कंस्ट्रक्शन में, वो कहता है भाई बैंक में रखवा दो 21% पे, वो ज़्यादा बेहतर है, जब हालात ठीक होंगे तो बनाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ ही नहीं सकती। और अगर आज यहाँ पे आप धावेजी में अच्छी लैंड दे भी दें तो आप बताइए फेडरल बी एरिया से धावेजी जाना और धावेजी से यहाँ तक आना, मतलब वो चीज़ें वायबल नहीं बनती। तो इस पर भी ज़रा अपने सर्कल में इसको डिस्कस करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी तो ये सिंध के लिए बहुत बेहतर होगी। भले जिसका भी प्लॉट है और उस पर फिर आप कोई सेंक्शन भी लगा सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी अनाउंस कर दी और 3 साल के अंदर बना ले, नहीं बनाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, थिंग्स लाइक। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। जो आपकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं जो कि अच्छी खासी रकबे में, यहाँ पे भी इंडस्ट्री लगेगी ना तो एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट की।
सर बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों के ऊपर कुछ अपने ख्याल रखें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर सैयद रज़ा हुसैन साहब प्रेसिडेंट, मिस्टर मोहम्मद अली साहब, मिस्टर इमरान हारून साहब, मिस्टर बाबर खान साहब और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, मिस्टर यासीन शेर साहब और मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रज़ा साहब के जो बातें हैं उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के, ख़ास करके जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बखुसूस कराची या कहीं के भी आप ले लें, जो मैं समझता हूँ सबसे जो मेन इशू हमारा है इस वक्त वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी का है। आप सबको पता है कि सिंध सबसे ज़्यादा गैस पे प्रोड्यूस करता है। तकरीबन 70% गैस सिंध से पैदा होती है और देखा जाए तो लोड शेडिंग भी सबसे ज़्यादा गैस या बिजली की सिंध में होती है। यहाँ हमारी गैस दूसरों सूबों तक पहुँचती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं और कंज्यूमर्स को भी मिलते हैं। रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल वाले गैस हमारी इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहला हक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का है, तो उनका जवाब यही होता है कि गैस की शॉर्टेज है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि जहां से गैस पैदा होती है सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी पता है कि गैस की कमी हो रही है और मैं समझता हूं कि जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी परसों मीटिंग की थी, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि इस इशू को ज़रा फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप किया जाए और जितना जल्दी हो सके इस पे मीटिंग की जाए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब से इस सिलसिले में उनकी बात होगी। दूसरा जो मेन इशू है लाइजान कमेटी का, मैंने कल ही सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनको डायरेक्शन दी कि इस कमेटी की जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई जाए ताकि जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, ख़ास करके मैं समझता हूँ सीपा, ये स्टैम्प ड्यूटी और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनसे काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। और आपने सही कहा, रेड टेपिज्म के भी इश्यूज़ हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इंडस्ट्रीज़ को हम एक वन विंडो ऑपरेशन की तरह चलाएं। तो उस सिलसिले में आपके पास भी जो तजवीज़ हैं वो हमें दें, बल्कि जल्द एक मीटिंग बुलाते हैं बाय नेक्स्ट वीक, उसमें बैठ के ये सारा डिस्कस करेंगे। और ज़रूर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने पे भी हमें सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आप और हम मिल बैठ के उस पर भी काम करेंगे। उस पर पहले हमारी बात हुई थी, आपके जो दूसरे बिजनेस लीडर्स हैं, शायद आप उसमें नहीं थे, उन्होंने कोई पॉलिसीज़ हमें रिकमेंड की थी, तो वो भी आपसे हम लोग शेयर करेंगे। तो जो भी होगा मिल बैठ के उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारी ख्वाहिश है कि सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बने। हमने रिसेंटली लाड़काना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है इंटीरियर सिंध में। सखर जो साइट है उसको एक्सपेंड किया है। मैं आप दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट को दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। वहाँ आपको हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमने एक अच्छा मतलब मार्केट से भी आपको कम रेट पे ज़मीनें वहाँ मिलेंगी इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और काफ़ी हमारे दोस्त जो नहीं करना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल जोन्स का ब्लेम गवर्नमेंट पे तो आता है, लेकिन उनका भी कसूर है कि वहाँ पे जो रियल एस्टेट का काम चलता है वो नहीं चलना चाहिए। इंडस्ट्री प्लॉट का मकसद वहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए।
तो उस सिलसिले में भी आप कुछ तजावीज़ दें कि इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें। कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2000 एकड़ अप्रूव की है, वो भी नया इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है। पोर्ट कासिम पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि सब्सिडी पे ये ज़मीनें अलॉट की जाएँ और लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चीज़ें उनको मिलें और वो इंडस्ट्री लगाएं, ताकि इस मुल्क में जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ख़त्म हो और इससे मुल्क को फ़ायदा हो, बिलखसूस सिंध और कराची को फ़ायदा हो। दोस्तों, पाकिस्तान या कराची, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हमारी गवर्नमेंट कभी इस चीज़ में नहीं पड़ती कि फेडरल गवर्नमेंट किसकी है या सिंध गवर्नमेंट किसकी है। हमारा मकसद एक ही है कि कराची का बिजनेसमैन या सिंध का बिजनेसमैन जितना किटी में शेयर देता है, टैक्स देता है, हम ये कहते हैं कि उसको अपने उतने राइट्स नहीं दिए जाते जितना फेडरल गवर्नमेंट को या हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए या डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने चाहिए। वो इतने फंड्स नहीं देते, बल्कि मैं तो कहता हूँ, आपको याद नहीं होगा कि कभी अपना आपके इंडस्ट्रियल जोन्स को कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट आई हो रोड्स की मद में या इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, कभी आपको मिली हो। बाबर साहब, आपको कभी याद है? ये 2008 मुशर्रफ जब डीएमसी बनी 2008। फिर जब चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह बने थे, उन्होंने दिया था और मैं उस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। वो फंड्स आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए। आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और मैं आपको बल्कि आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आप समझते हैं कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें सेक्रेटरी साहब को दें। तो अभी ईडीपी आ रही है तो उसमें हम डलवाएं या कोई ऐसी कोई ग्रांट हम चीफ मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त करेंगे कि वो दें। बाकी हम और आप लोग एक इंशाल्लाह लाइजॉन रखेंगे और जल्द एक मीटिंग बुलाते हैं। जो भी इश्यूज होंगे उन पे काम कर रहे हैं। और आपने सीटीपी का बताया, सीटीपी में हमारी कोशिश है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उठाया जाए। तो उसमें भी बल्कि अगली मीटिंग जो हमारी होगी उसमें डिस्कस करेंगे, एजेंडा बनाते हैं कि इसको मेन प्रायोरिटी रखा हुआ है। उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने कुछ काम भी किया हुआ है तो वो भी आपसे वहाँ शेयर करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया और मुझे भी उम्मीद है कि आप जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेटी बनाएंगे और हम लोग बैठेंगे और उस पर कोई ना कोई पॉजिटिव सूरत हाल आएगी सामने। दूसरी एक चीज़, ये जो सेस हम पोर्ट पे पे करते हैं, ये लास्ट 1-2 मीटिंग में तय हुआ था कि जो उसका पैसा है वो भी ये टाउन एसोसिएशंस को सेंक्शन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि देखें जो ट्रॉलर्स और सारी चीज़ें गुजरती हैं वो यूज़ तो यही कराची का ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये इन्हीं इंडस्ट्रियल स्टेट्स का होता है। तो वो अगर कुछ फाइलें बढ़ाई गई थी, सेक्रेटरी साहब ज़रा फॉलो कर लें तो उस पर भी कुछ ना कुछ, वो रेगुलर फंड मिलेगा। देखिए एडीबी वाला तो फिर आ जाएगा और फिर शायद 5 साल बाद फिर कोई और फंडिंग मिले, लेकिन होना ये चाहिए कि जो सेस के पैसे हैं उसका कोई फॉर्मुलेशन तय हो जाए। और वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई थी फाइल, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो अगर उसमें होगा तो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे सारी टाउन एसोसिएशंस को। ये मेरे ख्याल में समरी मूव हुई थी, मूव हो गई थी, ये वो मूव हो गई थी, समरी निकलवा लें, फॉलो कर लें। अली भाई वोट ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। साहब ये जो कंबाइंड एजुकेशन प्लान की बात कर रहे हैं, ये और प्लॉट की या अराजी की मकतूबा वो दस्तयाब नहीं है, बात हुई थी। मैंने खुद देखा है, ये नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तस किया गया था। मेरे ख्याल से 90-92-93 से वो ज़ेर इल्तवा है और उस पर उस वक्त करोड़ों रुपए खर्च करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो थाना है, थाना से मुत्तसिल है, वहाँ वो फारग पड़ा हुआ है और वो कतरकुंडी बना हुआ है। बहुत बड़ा प्लॉट है। तो ये एक मिसाल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए
क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री के मातहत आता है, तो आप इसकी तरफ देखें। और ये मेरे ख्याल से बाबू भाई ने ये बात नहीं की है कि ये कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हर सनत के लिए मास्टर लाजिम हो गया है और एक्सपोर्ट वो उसके बगैर नहीं कर पाएंगे। और हर सनतकार इतनी ताकत नहीं रखता है कि वो एक ट्रीटमेंट प्लांट कायम कर सके। तो इस हवाले से सिंध के वजीर की हैसियत से और एक जिम्मेदार की हैसियत से आपकी क्या पॉलिसी होगी, और वो जो तवील अरसे से वो जो ट्रीटमेंट प्लांट कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट जो रुका हुआ है और वो हराजी एक कचरा कुंडी बन गई है, उसके हवाले से आप क्या करें? देखें जी, CTP पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इस वक्त। नूरियाबाद और कौन सा, हारूनाबाद और सखर, ये हैदराबाद, 4 स्कीमें हम इनको टेकअप कर रहे हैं जो कमिंग ADP है। तो पहले प्रायोरिटी ये है कि इन 4 स्कीम्स को कंप्लीट किया जाए। फिर बाकी मैंने जैसे कहा कि जो ये लाइजान कमेटी का होगी हमारी अगली मीटिंग, उसमें डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश होगी, बल्कि हमारी गुजारिश है फेडरल गवर्नमेंट से, वो भी इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ ताउन करें ताकि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों। और इसमें बिल्कुल आपकी सही बात है कि जब तक ये CTP के प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, आगे चल के ये एक्सपोर्ट पे भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी हमें इसमें मदद करें। और इंशाल्लाह ये जो सिंध गवर्नमेंट के है वो तो हम इस जून बजट में आ जाएंगे और इनको टेकअप करेंगे। देखिए, मसाइल तो हल नहीं हुए, वरना जो है लोग बात क्यों कर रहे थे मसाइल हल होते। तो अब हमारा काम तो ये कि जो भी वजीर है उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास हुकूमत है, उन तक अपने मसाइल को पहुँचाना, वही हम कर रहे हैं, उन तक बात पहुँचाते हैं। अब जिम्मेदारी तो उनकी है कि इन मसाइल को हल करें। ये शहर के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है इन मसाइल का हल। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो उन तक अपनी बात को अच्छे अंदाज में पहुँचा सकें। देखिए, कराची का एक बड़ा मसला है कि कराची में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अब मुश्किल होती जा रही है। आपने अगर अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है तो आपको ज़ाहिर लैंड चाहिए। लैंड पर कराची में अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्रियल लैंड सस्ती महंगी अवेलेबल है और शॉर्ट भी हो गई है जगह। नए इंडस्ट्रियल जोन बने नहीं है शहर में। शहर बेहंगम अंदाज में फैल रहा है। कोई इसकी प्लानिंग नहीं है। कितने इंडस्ट्रियल जोन होने चाहिए, कितनी आबादी पे एक इंडस्ट्रियल जोन बनना चाहिए, कहाँ का इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए जहाँ लेबर भी आ सके, कोई प्लानिंग तो है नहीं। ये 60 की दहाई के बने हुए इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। तो अब वो तो चौक हो चुके हैं। जब 70 लाख की आबादी थी, अब 3.5 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ की आबादी पहुंच चुकी है। वही इंडस्ट्रियल जोन है। तो ज़ाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इंडस्ट्री तो ग्रो करती है, रिक्वायरमेंट ग्रो करती है, नीड्स ग्रो करती हैं। जब आपके पास इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं होंगे, उनकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी, तो ज़ाहिर है कि वो चौक हो जाएंगे और महंगी हो जाएंगे। ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो इसलिए अभी पोटेंशियल पंजाब में ज़्यादा है, वहाँ ज़मीन सस्ती है। दूसरा बड़ा मसला फील्ड एरिया में ख़ासतौर पे ये है, इंडस्ट्रियल एरिया में, कि पानी बिल्कुल नहीं आता। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पानी ज़रूरी है। अब पानी के लिए जो ना आपको मतलब टैंकर माफिया से ख़रीदना पड़ता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये जो मसाइल है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हैम्पर करती है। जगह का और पानी का और लॉ एंड ऑर्डर का सब चीज़ नहीं है। और फिर ये कि रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। और फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो कहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यहाँ पर, जो तंग करते हैं लोगों को बिला वजह। और फिर मिसाल के तौर पे किसी भी इदारे को आप यहाँ इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट करना चाहें, कंस्ट्रक्शन करना चाहें, उसकी परमिशन ही जो है 7 साल 2 साल नहीं मिलती है। आसान काम नहीं है, कोई भी काम करना आसान नहीं है। जो जायज़ और यानी कि जो काम 2 दिन में होने चाहिए वो 2 साल में नहीं होते हैं। तो जब इतना कम्बरसम प्रोसेस हो और हर जगह करप्शन हो तो फिर काम कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पानी यूटिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। पानी बेसिक यूटिलिटी है, पानी अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। फिर जो है कहते हैं रेड टेपिज्म है, कोई काम टाइम पे हो ही नहीं पाता। तो ये सारे मसाइल हैं जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं।
देखिए, हम मसला तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ हल होते हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब जैसे बात हुई थी कि जी सीपा के नोटिस सर्व हो रहे हैं। अब सीपा का वो मसला है कि आपको पता है 2020-30 के बाद एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसके लिए कंबाइंड इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, वो नहीं लग के दे रहा। अब वो नहीं लग रहा और आप नोटिस सर्व करेंगे। अच्छा, फिर नोटिस सर्व करने की भी कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। चलो वेट प्रोसेस को आप कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप ड्राई प्रोसेस जो एक गारमेंट वाला है, जो एक शीट मेटल काम करने वाला है, या गत्ते बनाने वाला है, इलास्टिक बनाने वाला है, उसको भी अगर आप नोटिस सर्व करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान होते हैं। इसी तरह लेबर के मसाइल हैं, सोशल सिक्योरिटी के हैं, यूबीआई के मसाइल हैं। तो हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी लाइजन कमेटी बन जाए जिसका मंथली बेसिस पे एक मीटिंग हुआ करें और उस मीटिंग में कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले। अगर देखें आप इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ नहीं देंगे तो ये बात वाज़े तौर पे सबको पता है कि इस वक्त पंजाब का जो एनवायरनमेंट है वो सिंध के एनवायरनमेंट से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। हर बंदा वहाँ जाने का सोचेगा। देखिए ना, यहाँ आपको सिक्योरिटी भी कंपैरेटिवली पंजाब के कम है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से, मैंने की भी है, अभी बात भी ये की है। और दूसरा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लेके आए। देखिए, जो इस वक्त लैंड पड़ी हुई है ना, एक नए इदारे, नए लैंड बनना अब धाबी जी में बन रहे हैं। अब यहाँ से वहाँ तक धाबी जी की कम्यूटिंग तो सोचें, वहाँ के मसाइल तो देखें। जो आपने लांडी और उससे गुजरना है, कायदाबाद से गुजरना है, वो तो वही पुल है ना। आप अगर वहाँ पे नया शहर भी बसा देंगे तो गुजरना तो आपको उन्हीं जगह से पड़ना है। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, कैसे इंडस्ट्रीज चलती हैं? तो आपको तो कोई ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहिए जो शहर की इस वक्त ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो किसी ने भी ली हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ली हैं, चाहे वो इन्वेस्टर ने ली हैं, उनके लिए कोई एक सॉफ्ट लोन स्कीम निकालिए कंस्ट्रक्शन की। देखें, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऐसी है, उसमें क्या होगा कि आप पीकेआर में ही डिसबर्स करेंगे और पीकेआर आपकी इकॉनमी में ही घूमेगा, वो पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। और उससे क्या होगा, वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। अब इंडस्ट्री बन जाएगी तो वो या तो खुद चलाएगा या रेंट पे दूसरे लोग उस पे आएंगे या काम करेंगे। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी आपकी और इकोनॉमिकल साइकिल अच्छा चलेगा। बस ये कौन सी ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पे बड़े तौर पे आपको देनी है? एक तो आपका यहाँ से जाने का अमल जो है वो रुक जाए और यहाँ पे मजीद देखिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो जैसे पानी के मसाइल हैं, जो सीपा के इशू हैं, जो ये आपका आए दिन के जो नोटिसेस हैं, अब मिसाल के तौर पे अप्रेंटिसशिप एक्ट आ गया, आपका सीपा के नोटिस आ गए, आपका स्टैम्प ड्यूटी के नोटिस आ रहे हैं। तो बंदा करेगा क्या है? परेशानी होता ना। ये तो गवर्नमेंट रिलेटेड है सारे। सर मैं यही कह रहा हूँ ना, कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है बजाय कंट्रोल करने के मसाइल जो है गवर्नमेंट खुद इशू करने का। बस मैं यही गुजारिश की है इनसे कि इसको थोड़ा सा देखें। कह तो रहे मिनिस्टर साहब कि इंशाल्लाह ताला उसको कर्टेल करते हैं और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेटी बनाते हैं और देखते हैं उस सारे मसाइल को। बहुत शुक्रिया। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।